पहली जो चीज़ आती है कि पेरेंट्स को नहीं पता कि ब्रशिंग कब से शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो ब्रशिंग करनी शुरू होती है वो ब्रश से नहीं होती। सबसे पहली ब्रशिंग जो है वो जब मदर फीड करता है बच्चा तो टंग वाइट हो जाती है बिकॉज़ वो जो डिपॉज़िट्स हैं वो टंग पे रहता है बिकॉज़ टंग इज़ इन फ़ेवर ऑफ ग्रेविटी। ये जो बॉटल फीड या मदर फीड वाले बच्चे हैं जो रात को आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स डाल देते हैं या फिर जिन बच्चों को हम देसी भाषा में कहते हैं बीटली या निप्पल जैसे दे देते हैं। तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हनी वो लगा के पेसिफायर्स वो लगा के बच्चों को दे के सुला देते हैं पेरेंट्स। दूध के दाँतों की अगर महत्वता नहीं होती, तो हम तो समझदार हैं नहीं, हमारे से ज़्यादा समझदार तो ईश्वर है। तो उसने दूध के दाँत दिए ही क्यों? ये क्वेश्चन है, जो मैं बहुत सारे पेरेंट्स को पूछता हूँ। लव, केयर, टेंडर हर पेरेंट्स अपने बच्चे को करते हैं, तो ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा-सा संयम होना चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल डॉक्टर डायरीज में। और आज हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के ऊपर एक सार्थक चर्चा करने जा रहे हैं। बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में बतौर सहायक आचार्य कार्यरत युवा दंत चिकित्सक डॉक्टर राजीव नारायण पुरोहित के साथ। तो आइए करते हैं स्वागत डॉक्टर राजीव नारायण पुरोहित का। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जितना मैं जानता हूं कि आपकी जो पीजी हुई है वो डेडिकेटेडली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में हुई है। तो अगर हम वहां से बात करने की शुरुआत करें तो जो हमारे क्वेश्चनियर आपके लिए शुरू होते हैं उसमें मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी प्रैक्टिस के दौरान बच्चों में सामने आने वाले मोस्ट प्रिवेलेंट डेंटल इश्यूज क्या हैं, उन पर क्या चर्चा हम कर सकते हैं? माफ़ी चाहूँगा, पहले मैं आपको थोड़ा-सा आपके पॉइंट से क्वेश्चनेयर से डाइवर्ट करता हूँ कि जिस मुकाम पे आज हैं, जिस जगह कार्यरत हैं, पीबीएम जैसे बड़े संस्थान में कार्य करने का मौका मिला, उसके लिए सर्वप्रथम तो आशीर्वाद है पेरेंट्स का, बड़ों बुजुर्गों का, सबका। दूसरे नंबर पे जो आज मुकाम डिग्री की वजह से है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेंटर और गाइड्स का, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर मनोहर भट्ट जो मेरे गाइड थे, डॉक्टर राजेश शर्मा जी और अभी हाल में डॉक्टर रंजन माथुर साहब है जो हमारे एचओडी है डिपार्टमेंट में। तो इन सब का बड़ा सहयोग रहा कि कहीं न कहीं प्रैक्टिस को और एनहांस करने का। तो इन सब गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से ही आज ये लाइन एक्सेलेरेट कर रही है। अभी हम अपने क्वेश्चनियर्स पे आ सकते हैं। वही जो मेरा क्वेश्चन था कि हाँ। आप जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं तो जो प्रिवेलेंट इश्यूज सामने आते हैं बच्चों के लिए, उस पर अगर हम चर्चा करें तो क्या चर्चा रहेगी? सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि इंडिया में अभी तक भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक डेंटिस्ट्री को लेके ही अवेयरनेस कम है। सेकंड पॉइंट, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, उसमें भी जैसे डेंटिस्ट्री के अंदर टोटल 9 ब्रांचेस हैं, उसी में भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री भी की अगर हम बात करते हैं तो जो नए पेरेंट्स होते हैं, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पेरेंट्स हैं, तो उनको अवेयरनेस टुवर्ड्स कि क्या करना है, कब करना है नहीं करना है, ये करने लायक पॉइंट है या नहीं है। तो इस चीज़ की बड़ी एक समस्या है कि ये प्रॉब्लम है, जिसको अवेयरनेस के थ्रू कहीं न कहीं एक्सेलरेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों में अगर हम बात करें दांतों में कैविटी या सड़न की जो शुरुआत है उसके प्राथमिक कारण क्या है और माता पिता को किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले शशांक जी ऐसा है कि जैसा मैंने अभी पहले पॉइंट में ही आपको बताया कि अवेयरनेस बहुत कम है। तो अवेयरनेस में दूसरा पॉइंट जाके ये आता है कि पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि टूथ केरीज़, डेंटल केरीज़ क्या है, कब स्टार्ट हुई है, इसको क्या रोकथाम के पॉइंट्स हैं, कब मेरे को जाके किससे मिलना है। और उसमें भी मिलना तो डेंटिस्ट की बात तो दूर की बात, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट तो वैसे ही नहीं पता कि कब जाके इस पे अप्रोच करना है और चीज़ों को कैसे रेक्टिफ़ाई करना है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें एक बेसिक पॉइंट है जो पेरेंटिंग पे आके मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि पता ही नहीं है अवेयरनेस के रिगार्डिंग पे, तो किससे बात करें? तो जैसा अपना सवाल था। सवाल यही था कि बच्चों में जो कैविटी है या जो दांतों की सड़न है उसके प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण सबसे पहले उसके अंदर जाके आता है कि ब्रशिंग हैबिट, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस जिसको हम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है डाइटरी, तो जो आज फास्ट फूड है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं, स्वीटनर्स हैं, चॉकलेट, कुकीज़ हैं, तो ये सारे एक प्राथमिक कारण हैं। बट मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जो बच्चों का अधिकार है वो उनसे छीना जाए।
बच्चे खाएंगे, राइट। बट अगेन ओरल हाइजीन मेंटेनेंस एक की पॉइंट है। तो खराब ओरल हाइजीन बच्चों के मसूड़ों की जो बीमारी है उसमें क्या योगदान करती है? जैसे देखिए बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे मुंह के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अप्रोच के बैक्टीरियाज हैं। तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं जो फूड लॉज्ड यानी जो खाना फंसा रह गया है, जो हाइजीन की वजह से साफ नहीं हो पाया है, उस जो लॉज्ड फूड है वहाँ पे बैक्टीरिया का अटैक जो है उसमें एसिड सीक्रेशन होता है। उसकी वजह से टूथ डीके होना शुरू होता है, जिसको अगर टाइमली पॉइंट 1 पे फर्स्ट स्टेज पे चेक रखा जाए तो दैट इज़ अ रिवर्सिबल फेज़, यानी कि उसको वापस हम रिवर्सिबल फेज़ में ले जा सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो एडवांस होता रहेगा, डीके होता रहेगा, वैसे वैसे वो इरिवर्सिबल फेज़ में जाता रहेगा। तो प्राइमरीली पेरेंट्स देख के नहीं बता सकते, अगर फर्स्ट फेज का ही है कि इट इज़ अ केरीज एंड वी हैव टू अप्रोच टू अ डेंटिस्ट, तो ऐसा होता हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं तो उनसे हम फर्स्ट फेज पे डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ केरियस लीजन एंड इट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट। लेकिन चूंकि पेरेंट्स आते ही एडवांस स्टेज पे हैं तो उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। बच्चों में प्रिवेंटिव डेंटल केयर के महत्व को आप किस तरह समझा सकते हैं और किन प्रिवेंटिव मेजर्स को पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? देखो सबसे पहले जैसे हमारी ब्रांच है जिसका स्पेशलाइजेशन मेरा है एमडीएस इन पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, इसका नाम ही अपने आप में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि क्या प्रिवेंशन होने चाहिए। जैसे तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि पेरेंट्स को नहीं पता कि ब्रशिंग कब से शुरू करनी है। तो सबसे पहले जो ब्रशिंग करनी शुरू होती है वो ब्रश से नहीं होती। सबसे पहली ब्रशिंग जो है वो जब मदर फीड करता है बच्चा तो टंग वाइट हो जाती है, बिकॉज वो जो डिपॉजिट्स हैं वो टंग पे रहता है, बिकॉज टंग इज इन फेवर ऑफ ग्रेविटी। तो टंग पे जो डिपॉजिट है उनको, जैसे पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वो तो बताते थे कि सूती कपड़े को अंगुली पे डाल के और साफ करने का, हम लोग बताते हैं कि जैसे एक स्टरलाइज गॉज्ड होता है, उस स्टरलाइज गॉज को अंगुली पे लगा के और गम पैड जहाँ पे एक भी दांत नहीं आया है, चाहे वो 1 दिन 2 दिन का बच्चा है, छोटा बच्चा है, चाहे कोई भी हो, बड़ा बच्चा हो, जब तक दांत नहीं इरप्ट हुआ। फर्स्ट टीथ इरप्ट होता है 6 महीने की उम्र पे, उससे पहले पहले गम पैड फिंगर पे स्टरलाइज गॉज लगा के और सलाइन वाटर पे डिप करके गम पैड, पैलेट यानी तालू और टंग फ्लोर यानी कि जीभ की सतह सरफेस, ये अच्छे से साफ होना चाहिए, जिससे कि ओरल एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तो जनरलाइज गट जो है बच्चे की वो भी हेल्दी रहेगा। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि व्हेन फर्स्ट टूथ इरप्ट, तो 6 महीने की उम्र पे पहला दांत इरप्ट होता है तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो उनको अटैचमेंट की जगह मिल गई, बिकॉज अब स्मूथ सरफेस नहीं, अब रफ सरफेस है ओरल कैविटी के अंदर, तो उस रफ सरफेस पे बैक्टीरिया अटैचमेंट ज़्यादा रहता है। इसीलिए जो बॉटल फीड या मदर फीड वाले बच्चे हैं जो रात को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल देते हैं, या फिर जिन बच्चों को हम देसी भाषा में कहते हैं बीटली या निप्पल जैसे दे देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हनी वो लगा के, पेसिफायर्स वो लगा के बच्चों को दे के सुला देते हैं पेरेंट्स, और रासा जो कसर पूरी कर रखी है वो मोबाइल ने, तो पेरेंटिंग थोड़ी सी और डिस्टर्ब हो जाती है उससे, क्योंकि बॉटल फीडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से बैक्टीरियल अटैचमेंट ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल अटैचमेंट की वजह से अगेन डीजनरेशन होता है, डीजनरेशन की वजह से टूथ केरीज होनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे जैसे टीथ ये स्टेज एडवांस होती रहती है तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक हम उसको मैनेज कर सकते हैं विद रेस्टोरेशंस और लाइक रूट कैनाल थेरेपी, जिनको हम पल्प थेरेपी बोलते हैं बच्चों में, उससे मैनेज कर सकते हैं। बट जहाँ लाके जाके लास्ट स्टेज पे ख़त्म हो जाता है टीथ, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन इज़ द ओनली ऑप्शन, फिर निकालना ही पड़ता है। ठीक है। बच्चों का जो डेंटल केयर है उस मामले में अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स के मिसकंसेप्शंस होते हैं बहुत सारे, तो वो कौन से आपकी प्रैक्टिस के दौरान सामने आते हैं और आप उनको कैसे एड्रेस करते हैं? देखो सबसे पहले जैसे अभी आपने इसी पहले पॉइंट पे मैंने आपको बताया ना कि ब्रशिंग करवानी ही कब है, और ये तो दूध के दांत है डॉक्टर साहब, क्या ही फर्क पड़ना है। तो जैसे हमारा लिटरेचर इट सेज कि दूध के दांतों की अगर महत्वता नहीं होती तो हम तो समझदार है नहीं, हमारे से ज़्यादा समझदार तो ईश्वर है, तो उसने दूध के दांत दिए ही क्यों? ये क्वेश्चन है जो मैं बहुत सारे पेरेंट्स को पूछता हूँ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और कई बार पेरेंट्स का ये भी होता है कि हो सकता है मन में सोचते हो कि यार डॉक्टर साहब क्यों इतनी लंबी चौड़ी ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान इसलिए होता है
कि आज या तो आप सुनो तो नेक्स्ट चाइल्ड के लिए आपके लिए काम आएगा, नहीं तो घर में, परिवार में, पड़ोस में, सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको पहुंची है वो आप डिलीवर करोगे। तो हो सकता है कि आपके बच्चे के केरियस हुआ, पड़ोसी को आपने बताया तो हो सकता है उसका ठीक हो जाए या बच जाए। तो ब्रशिंग का जो हमारा पॉइंट था, तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि ब्रशिंग कब से करवानी चाहिए। तो मैंने जैसे बताया कि 6 महीने की उम्र पे दांत इरप्ट होता है, फर्स्ट टूथ, लोअर सेंट्रल इंसाइजर, तब से ब्रशिंग शुरू करनी चाहिए और दोनों टाइम ब्रश करवाना चाहिए। ये एक बहुत की फैक्टर बोल लो या क्रश बोल लो सारी ओरल हाइजीन का, कि ट्वाइस अ डे ब्रशिंग इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और कोई मिसकंसेप्शन जो पेरेंट्स? दूसरा मिसकंसेप्शन ट्रीटमेंट को लेके आता है। आमतौर पे पेरेंट्स का यही सवाल होता है कि सब दूध के दांत है तो इलाज करवाना ही क्यों है, शेड ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, नए आएंगे ही आएंगे, तो इनका इलाज करवा के क्या फ़ायदा। तो लाइक मैं अभी आपसे ही शशांक जी एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि फ़र्ज़ करिए कि आपके आगे के 4 दांत हैं, है ना, आप छोटे बच्चे हैं, आपके आगे के 4 दांत हैं, अब आप बोलिए त थ द ध, तो आपकी जीभ कहाँ लगी? दांतों पे लगेगी। कौन से वाले पे? फ्रंट वाले, जो आगे वाले 4 दांत। राइट। हाँ। अभी आप इमेजिन करिए अपने आप में कि आगे के 4 दांत आपके ड्यू टू केरीज खराब हो गए, हट गए, अब आप बोलिए त थ द थ। नहीं बोल पाएंगे ना, वो फबलिंग होगी, यस, तुतलाएगा बच्चा। यस। तो इससे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि स्पीच डेवलपमेंट इस एज पे नहीं होगी, बच्चे की एज में होगी। बिल्कुल। तो जब टीथ नहीं होंगे तो स्पीच डेवलप कैसे होगा? हम बड़े हैं, हमारे छोटा सा कोई फूड लॉजमेंट हो रहा है, अगर बाई चांस, बाई डिफॉल्ट अगर हो भी रहा है, तो खाना फंसता है, बिल्कुल। दर्द होता है, बिल्कुल। उस दर्द में हमारा फोकस और कंसंट्रेशन हमारे काम पे कितना रह सकता है? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो सारा कंसंट्रेशन वहीं लॉज हुए हुए तो फूड उस पे चला छोटे जाएगा। बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं? अगेन अ जेन्युइन पॉइंट, राइट। पॉइंट नंबर 3, अगर बच्चा तरीके से नहीं खा रहा तो आप और मैं, अब मैं मोटा हो सकता हूँ, आप मोटे हो सकते हो, मैं पतला हो सकता हूँ, लेकिन हम ग्रो नहीं करेंगे, राइट। बट बच्चा ग्रो करेगा। तो अगर परफेक्ट डाइट नहीं जा रही ड्यू टू ओरल हाइजीन, तो ग्रोथ कहाँ प्रॉपर होगी? इट विल बी हैम्पर्ड, राइट। तो इसलिए ईच एंड एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज प्लान्ड इज हैविंग इट्स इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से दूध के दांतों की भी इंपॉर्टेंस है, उसको नकार नहीं सकते, नहीं जा सकता, नहीं नहीं सकते, ठीक है। तो अब चौथा पॉइंट, कि जैसे जैसे जॉ साइज बड़ा होता है वैसे वैसे टूथ इरप्ट होते हैं सीक्वेंशियली, और जैसे जैसे जॉ साइज और बड़ा होता है वैसे वैसे परमानेंट टूथ इरप्ट होना शुरू होते हैं। अब कई बार ये होता है कि टूथ डीके होके निकालने की स्टेज आ गई, दांत निकाल दिया। अब निकाल दिया तो जो स्पेस बचा हुआ है पीछे, जहां दांत नहीं है, नीचे पक्का दांत अंदर है, वो आएगा, पीछे वाला दांत खाली जगह पे आगे ड्रिफ्ट हो जाता है, ऊपर वाला दांत खाली जगह पे आगे आ जाता है। तो ये जो नीचे आने वाला पक्का दांत है, ये कहाँ जाएगा? या तो गाल की तरफ जाएगा, या तालू या जीभ की तरफ जाएगा। ऊपर वाला है तो तालू या गाल की तरफ, नीचे वाला तो जीभ या दांत की तरफ, गाल की तरफ। तो जब वहां जगह लॉक हो गई तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे इरप्ट होगा। दैट लीड्स टू फ्यूचर ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम, यानी कि टेढ़े मेढ़े दांत जिनको हम बोलते हैं ना। तो इन सब चीजों का प्रिवेंशन बाल्यकाल में, यानी कि बच्चा अवस्था में किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। सो अगर बात करूं कि बच्चों के दांतों में जो सड़न शुरू होती है या जो कैविटी शुरू होती है, उसका आप क्या आम इलाज करते हैं और क्या सामान्य रोकथाम के उपचार होने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सामान्य रोकथाम का, जैसे मैं बहुत देर से रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात बार बार ना, कि एक क्रश ऑफ द एंटायर स्टोरी, ओरल हाइजीन। सबसे पहला पॉइंट यहीं पे है। हमारी जो इंडियन सोसाइटी, या टिपिकली हम बीकानेर में जहाँ रहते हैं, वहाँ पे हम, इंडिया में तो बीकानेर और भी छोटी जगह है, राइट। तो अवेयरनेस बहुत कम है, एजुकेशन टुवर्ड्स डेंटिस्ट्री बहुत कम है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और पीछे है अभी, राइट। तो पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो ओरल हाइजीन के लिए या अवेयरनेस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जनरल सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई सोर्सेज ऐसे होने चाहिए, लाइक जनरलाइज कैंप होना चाहिए, सोशल स्टेटस, सोशल जो गैदरिंग है उसमें डिस्कशन होना चाहिए। तो ये हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम पीबीएम में भी बैठते हैं, तो इन चीज़ों पे हम अवेयरनेस चेक रखते हैं, जहाँ तक संभव होता है बताते हैं कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट नॉट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्लिनिक पे भी, जैसे मेरा खुद का प्राइवेट क्लिनिक है,
तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हम आम तौर पे जो अपकमिंग पेरेंट्स हैं, न्यूली कमिंग पेरेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ें चला के बताते हैं पेरेंट्स को, ताकि ध्यान में रहे कि आपको कब जाके चेक कराना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, ईदर द ट्रीटमेंट हैज़ डन और नॉट, एक फॉलो अप फॉर 6 मंथ्स टू 1 ईयर, वो भी होना इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूँ कि बच्चों में जो डेंटल इश्यूज होते हैं, उनको रोकने में उनका जो आहार और पोषण है वो किस तरह से महत्व रखता है, और आप खुद भी एक पेरेंट हैं और दूसरे लोगों को भी जो पेरेंटिंग कर रहे हैं उनको आप इस मामले में क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन पे आप मेरे को फंसा रहे हैं। राइट, क्योंकि अगेन मैं वही बात जो पहले आपको बताई थी कि चॉकलेट्स, एरेटेड ड्रिंक्स, स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जंक फूड, ये सब आज की सोसाइटी की डिमांड है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले जब ये चीज़ें नहीं थी तो केरियस होते नहीं थे, होते थे, तब भी होते थे। अब थोड़ा ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ तरीके से सामने आ रही है। लव, केयर, टेंडर हर पेरेंट्स अपने बच्चे को करते हैं, तो ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा संयम होना चाहिए। उसी कड़ी में हेल्दी फूड लाइक फ्रूट्स, सैलेड्स, घर का खाना, लेस स्टिकी फूड, लेस शुगरी फूड, इसी कंसेप्ट में एक हमारे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के अंदर लिटरेचर्स कहता है कि द थिंग विच इज़ नोन एज डाइट डायरी, जो हम ट्रीटमेंट प्लान के दौरान बनाते हैं, पेरेंट्स को हम ड्रॉ करके दे देते हैं प्रिस्क्रिप्शन पैड पे या एक रफ पेपर पे या फेयर पेपर पे भी, कि ये इस तरीके से है, बाकी यू हैव टू मेंटेन एट योर होम। आपको इस डायरी के अंदर ये लिखना है कि दिन भर में बच्चा क्या-क्या खा रहा है, कब-कब खा रहा है, तो वो 7 डेज़ के बाद हम रिव्यू करते हैं। तो जिसमें शुगरी कंटेंट जहाँ-जहाँ ज़्यादा आ रहा है, ब्रशिंग कब-कब की, वो सारी चीज़ें हम उनको चेकआउट करके पेरेंट्स को बताते हैं कि ये चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल करनी है। जितना जैसे-जैसे दिन ढल रहा है, वैसे-वैसे शुगर कंटेंट एंड स्टिकी फूड कंटेंट बंद करना पड़ता है। तो हम उसको एक ट्रीटमेंट देते हैं और साथ ही साथ ये चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो डाइटरी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा ना कि आप मुझे फँसा रहे हैं। तो खाना चाहिए, लेकिन संयमित रूप से, संयमित रूप से, अनुशासित। अनुशासित ढंग से। ठीक है, मतलब जैसा कि आज के आधुनिक भाग-दौड़ वाले युग में हम बात करते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, वो अनुशासित होनी चाहिए, तो न केवल वयस्क के रूप में हमारी जीवन शैली अनुशासित होनी चाहिए। डॉक्टर राजीव हमें ये बता रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, उनकी भी विशेषकर आहार और पोषण संबंधी जो शैली है, वो अनुशासित होनी चाहिए। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं कि बच्चों की ओरल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों की जो ओरल हाइजीन है वह, उनका जो रेगुलर डेंटल चेकअप है वो, इस और अगर हम लोगों को शिक्षित करने जाएँ, हमें लोगों को अवेयर करना हो, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम अगर बात करते हैं अवेयरनेस की, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये आता है कि लाइक स्कूल हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। तो डेफ़िनेटली स्कूल्स के अंदर कहीं न कहीं इस चीज़ की अवेयरनेस का पार्ट होना चाहिए, लेकिन वो जिस एज पे स्कूल जाता है बच्चा, वो एज पे बच्चा समझदार हो चुका होता है कुछ-कुछ। लेकिन अगर हम बात करते हैं एडोलेसेंट की, न्यूबॉर्न बेबीज़ की, तो वहाँ पे हमें गाइडेंस की या टीचिंग की ज़रूरत या लर्निंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है पेरेंटिंग के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो वो जैसे सोशल मोहल्ला डिस्कशंस हो गया या कैंप हो गए या सेमिनार्स हो गए, उनके थ्रू हम अवेयरनेस कर सकते हैं। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे, अब पब्लिसिटी इन द सेंस ऑफ अवेयरनेस, लाइक एक पेरेंट्स को बताया एंड वी हैव टेकन अ कंसेंट और कमिटमेंट कि यू शुड इन्फॉर्म टू द सेकंड वन आल्सो। तो ये एक चेन सिस्टम चल सकता है। तो बहुत सारे छोटे-छोटे तरीके करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़े पैमाने पे कुछ ज़रूरत है नहीं। छोटे-छोटे पे करेंगे तो डे विल केम, वी विल रीच टू आवर टारगेट। ठीक है। अगली बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, तो ऐसे कौन से डेंटल इश्यूज़ हैं, मतलब सिम्पटम्स हैं, सॉरी, ऐसे कौन से डेंटल सिम्पटम्स हैं, जो शुरुआती डेंटल इश्यूज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं और उनके बारे में पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, जब बच्चा अपने आप से ब्रश कर नहीं सकता तो पेरेंट्स को ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए कि बच्चा अपने आप ब्रश पकड़ के कर ले, राइट?
तो जब पेरेंट्स ब्रश कराएंगे, ईदर मदर और फादर, तो मैं बेसिकली यहाँ पे दोनों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। मॉर्निंग टाइम की ब्रश है तो वो अगर मदर करवा रही है, तो नाइट टाइम की ब्रश है वो फादर को करवानी चाहिए, ताकि दोनों में से किसी की नज़र से, अगर एक की नज़र से चूक भी गया कोई चीज़, कोई लीजन चूक गया, कोई ब्लैक स्पॉट चूक गया, तो दूसरे की नज़र में आ जाए। एंड द टाइम व्हेन दे नोटिस, they should definitely run to the dentist or pediatric dentist or any clinic or PBM hospital wherever they feel comfortable। तो उनको एक बार अप्रोच करना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ अवेयरनेस। अगर उसी साइट पे जाके, फर्स्ट ऑफ ऑल लीजन की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, बाकी चीजें बहुत सारी हैं जैसे नहीं, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। लीजन को आप थोड़ा सा आम भाषा में समझाएं। आम भाषा में हम बात करते हैं तो ब्लैक स्पॉट, सीधा बात करते हैं अपने एकदम बिल्कुल कंसेप्ट पे, कि हम ब्रश कराते हैं। जैसे मान लो मैं मेरे बेटी को ब्रश करा रहा हूँ या बच्चे को, बेटे को ब्रश करा रहा हूँ, और मैंने नोटिस किया, आई एम नॉट अ डेंटिस्ट, कंसीडर मी एज नॉट अ डेंटिस्ट, तो हमने ब्रश कराते हुए मैंने नोटिस किया यार कुछ ब्लैक हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब मैं उसको ज़्यादा छेड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या है। तो मैं, अगर मुझे नहीं पता कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री क्या है, अगर मुझे नहीं पता कि डेंटिस्ट्री क्या है, मान लिया फर्ज करिए, तो मेरा पीडियाट्रिशियन मैं जानता हूँ, उनसे बात करूँ, मेरा फिजिशियन मैं जानता हूँ, मैं उनसे बात करूँगा, हो सकता है वो मेरे को गाइड कर दे। अदरवाइज आज का जो इंटरनेट का युग है तो मैं इंटरनेट पे सर्च करूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक लीड मिल जाएगा, उसके थ्रू हम अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे एनामलीज का बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं वो विद बॉर्न एनामलीज। मैं यही राइट। चाहूंगा कि एनामलीज जो शब्द है, आप चूंकि चिकित्सकीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। आम लोगों के लिए मैं बता देना चाहूंगा, एनामलीज का मतलब, मैं बहुत साधारण तरीके से बताऊं, वो समस्याएं या वो शारीरिक समस्याएं जो बच्चा जन्म के साथ लेकर आता है। जन्मजात, हाँ, जन्मजात, जेनेटिक बोल देते हैं, जन्मजात जन्मजात विकार जो होते हैं बच्चों में। यस। तो एनामलीज में सबसे पहली चीज, जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होता है, तो उसके लिए तो एक पूरा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो हम इन जनरल प्रैक्टिस में नहीं, और इन जनरल इतना चांसेस आज की तारीख में जहां डायग्नोसिस इतने एडवांस इन्वेस्टिगेशंस हैं, एनोमली सोनोग्राफी होती है बाकायदा सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो वहाँ पे वो चीज़ें नोट आउट हो जाती हैं आमतौर पे, तो वो चीज़ें जनरल प्रैक्टिस में नहीं इंक्लूड होती। बट हाँ, जैसे बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, लिप कॉम्पिटेंसी इनकॉम्पिटेंसी एक टर्मिनोलॉजी होती है हमारी इसमें, तो जैसे उसमें अपर जॉ जो है वो थोड़ा सा बाहर है, तो दांत, होठों का सील बनना ना बनना, या जैसे पहले दो दांत आए वो टेढ़े आए हुए हैं, रोटेटेड है, घूमे हुए हैं, दांत बाहर आए हुए हैं, इन सारी कंडीशंस में भी पेरेंट्स दे कैन कंसल्ट टू अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। कई बार आम तौर पे मैंने देखा है बच्चे अंगूठा चूसने की उनकी बाय बर्थ आदत होती है। कई बार उनके जो पेरेंट्स हैं टोक कर आदत छुड़वाते हैं। कई बार ग्रैंड पेरेंट्स या दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं बच्चा है चूसने दो, क्योंकि वो शायद वो उसकी क्रीड़ाएं अच्छी लगती है लोगों को। तो जहां तक मैंने नोटिस किया कि ऐसा करने से भी उनके दांतों की शेप चेंज हो जाती है। देखिए, कोई भी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट टू। थंब सकिंग एक हैबिट है, लेकिन एज पर लिटरेचर अगर 3-3.5 साल की उम्र तक बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, इट्स क्वाइट ओके, कोई इशू नहीं है, उससे कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप नहीं होगी। बट कितना उसका डेप्थ है थंब प्लेसमेंट का, डिजिट सकिंग उसके साथ में है या नहीं है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने टाइम तक कर रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ नोटिस करने पड़ते हैं। हाँ, चेक जरूर रखना चाहिए पेरेंट्स को। इनको हम बोलते हैं मेसोचिस्टिक हैबिट्स, फंक्शनल होती हैं, नॉन फंक्शनल भी हैं, मतलब हेल्पफुल है, नॉन हेल्पफुल है। नेल बाइटिंग हो गया, थंब सकिंग हो गया, डिजिट सकिंग हो गया, टेयरिंग ऑफ द स्किन हो गया, पेन बाइटिंग, पेंसिल बाइटिंग हो गया, टंग थ्रस्टिंग जिसको एक हैबिट बोलते हैं कि जीभ यहाँ पे रहती है, राइट, लिप सकिंग, दीज ऑल आर लाइक हैबिट्स जो एक टाइम पीरियड के लिए तो ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज और टाइम पीरियड दे लीड्स टू दी माल डेवलप्ड और इल डेवलप्ड और माल ऑक्लूजन कंडीशंस, जिसमें टेढ़े बेढ़े दांत हो जाते हैं। तो इनको टाइम टू टाइम चेकअप रखना चाहिए और इनको टाइम टू टाइम विजिट करके अपने डेंटिस्ट से, और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जिससे हम प्रिवेंट कर सके, तो जैसा हमारी ब्रांच का नाम है पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, तो बहुत सारी चीजें प्रिवेंट की जा सकती है। ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है कि जहाँ हम थंब सकिंग की बात करते हैं, हम नेल क्रशिंग की बात करते हैं, हम पेंसिल चबाने की बात कर,
इससे उनके ओरल हाइजीन पे भी बहुत गहरा फर्क पड़ता होगा, असर पड़ता होगा। हाँ, डेफिनेटली। बिकॉज़ देखिए, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट? तो जब थंब सकिंग करता है बच्चा, चाहे वो नाइट में भी कर रहा है, वो डे टाइम में भी कर रहा है, वो स्कूल में भी कर रहा है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि पोस्टीरियर यानी कि पीछे के जो दाँत हैं, वो क्रॉस बाइट में चले जाएँगे। मतलब जो हमारा नेचुरल डेंटिशन ये है, वो क्रॉस बाइट में चले जाएँगे, राइट? और एंटीरियर यानी आगे के दाँत जो हैं, वो हमारा ओवरजेट ओवरबाइट नॉर्मल ये रहता है कि 1 टू 2 एमएम का गैप रहता है, वो ओपन बाइट हो जाएगी। क्योंकि आगे वाले दोनों दांत जो ऐसे हैं वो ऐसे हो गए थंब की प्लेसमेंट की वजह से। तो बच्चा करने लग जाता है माउथ ब्रीदिंग। उस माउथ ब्रीदिंग की वजह से मसूड़े जो हैं वो सूखे रह रहे हैं। ईश्वर ने जो मुंह में सलाइवा दिया है ना, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जहां लिटरेचर और बुक्स की बात करते हैं तो सलाइवा इज कंसिडर्ड एज ए नेचुरल ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। मतलब जो मुंह की लार है उसको मैं सामान्य शब्दों में दर्शकों तक ले जाना चाहूँ, अगर आप एग्री करें, हाँ हाँ, कि वो भगवान की दिया हुआ एक ऑटोमेटिक मेडिसिन है हमारे माउथ मुंह वॉश में। है, हाँ, इसको हम माउथ वॉश। आम भाषा में हाँ, बात करते हैं। तो सलाइवा जो है वो क्लेंजिंग यानी कि क्लीनिंग का काम करता है, टंग भी क्लीनिंग का काम करता है, हाँ, राइट? लेकिन जब हम माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सलाइवरी फ्लो कम हो जाता है। जब सलाइवरी फ्लो कम हो गया तो जहां कहीं भी फूड लॉजमेंट है, उस फूड लॉजमेंट में जो बैक्टीरिया सराउंडिंग है उसके, उसने एसिड सीक्रेट किया। तो अब एसिड डाइल्यूट नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल कंसेप्ट। इसीलिए ये चीजें हजार्डियस रहती है फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो दिस शुड बी अवॉइडेड। कार्यक्रम के अंतिम सोपान की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत से ही अपने बच्चों को ओरल हाइजीन की तरफ ध्यान देना सिखाएं अगर माँ बाप, तो उसके लिए बतौर एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपके क्या सुझाव रहेंगे? जैसे ही एक पेरेंट अवेयर होगा और वो हाइजीन की तरफ ध्यान देगा, हैबिट्स की तरफ ध्यान देगा, डाइट की तरफ ध्यान देगा, डिसिप्लिन की तरफ ध्यान देगा, तो उससे नॉट ओनली द डेंटिशन, नॉट ओनली द अवॉइडिंग द केरीज कंडीशन, नॉट ओनली द ओरल हाइजीन, द एंटायर ओरल हेल्थ एज वेल एज द एंटायर हेल्थ, ये सब मेंटेन रखा जा सकता है। अगर दोनों टाइम ब्रश कर रहा है, 2 to 3 टाइम्स नॉर्मल पानी पीते हुए भी माउथ वॉश कुरला किया और पानी को थूक दिया और फिर पानी पी लिया, तो आई थिंक दैट इज इक्वली सफिशिएंट, ओके, राइट? और इतना अगर कर रहा है तो केरीज को लेके हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं आज इंश्योर कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर 2 टाइम ब्रश कर रहा है बच्चा अच्छे से एंड ब्रशिंग अगेन अपने पूरे प्रोग्राम में मैं एक चीज पे फोकस कर नहीं पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपने ब्रशिंग का पूछा, मैं आपको बता नहीं पाया। ब्रशिंग इज ऑल्सो अ आर्ट। ब्रश करना और ब्रश तरीके से करना, इन दोनों में फर्क है। आमतौर पे बच्चे आके, पेरेंट्स आके कहते हैं साहब ब्रश तो दोनों टाइम करवाते हैं फिर भी इसके सारे दांत खराब है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? आपके घर में सफाई हुई पर बच्चे ने कहीं पे फ्रूट छुपा रखा है तो पोंछा दोनों टाइम लग रहा है पर बदबू तो आ रही है उसकी। इसका मतलब सफाई तो हो रही है पर तरीके से नहीं हो रही है। इसी तरीके से ब्रशिंग हो रही है तो ब्रशिंग इज ऑल्सो अ आर्ट कि कैसे करना है, कौन सा टाइप का टूथपेस्ट लेना है, किस टाइप की ब्रश लेनी है, किस तरीके से ब्रश करना है, कितनी देर के लिए करना है। ईच एंड एवरी फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। धन्यवाद दोस्तों। आज की सार्थक चर्चा वो भी मूल रूप से बच्चों के डेंटल केयर को लेकर हमने बच्चों के प्रतिबद्ध दंत चिकित्सक पीबीएम के सहायक आचार्य डॉक्टर राजीव नारायण पुरोहित के साथ की, और उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें आगे ज़रूरत होगी, हमें दूसरे मुद्दों पे डेंटिस्ट्री के और उसमें भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के दूसरे मुद्दों पे चर्चाएं करनी होंगी, तो डॉक्टर राजीव हमारे साथ में हमेशा उपलब्ध होंगे। बिल्कुल एक बार शशांक फिर जी। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से मैं शशांक शेखर जोशी डॉक्टर राजीव नारायण का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। साथ ही साथ आपसे पुनः ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको डॉक्टर डायरीज के शोज पसंद आ रहे हैं और आपके जीवन में ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मददगार हो रहे हैं, हेल्थ के क्षेत्र में आपकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, आपको एक रोचक
जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो डॉक्टर डायरीज को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक प्राथमिकता से पहुंचे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।